अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल फार्मूला। टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला के मुतालिक हम यहाँ पर बात करेंगे। याद रखिए कि केमिकल फार्मूला की दो अक़साम हैं। एक को नाम दे जाता है एम्पेरिकल फार्मूला और दूसरी किस्म है मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले हम एम्पेरिकल फार्मूला के मुतालिक बात करेंगे कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या है। इसकी तारीफ़ है द सिंपलेस्ट फार्मूला इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है जी। कोई भी केमिकल फार्मूला अगर आप लिख रहे हैं, जब आप उस केमिकल फार्मूले को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, सादा शक्ल में लिखेंगे, तो उसे आप क्या नाम देंगे? एम्पेरिकल फार्मूला। किसी भी केमिकल फार्मूले की सादा तरीन शक्ल एम्पेरिकल फार्मूला कहलाती है। अब यहाँ पर सिंपलेस्ट फार्मूला या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फार्मूला से क्या मुराद है? सादा शक्ल से क्या मुराद है? सादा शक्ल से ये मुराद है कि जब भी आप कोई केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो आप उस यानी कि मिसाल के तौर पर आप किसी कंपाउंड का फार्मूला लिख रहे हैं, एम्पेरिकल फार्मूला। आप जो का कंपाउंड जो है उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं, आप क्या करते हैं? उस कंपाउंड के एटम्स के मबैन सिंपलेस्ट रेशो निकाल लेते हैं, यानी कि आप उसके दरमियान कंपाउंड के एटम्स के दरमियान सादा अददी निस्बत मालूम करते हैं। ठीक है जी। जब आप उस कंपाउंड के एटम्स के दरमियान सादा अददी निस्बत मालूम करते हैं तो आपके पास वो जो फार्मूला होता है वो एक सादा शक्ल में आ जाता है। फिर आप उसे क्या नाम देते हैं? एम्पेरिकल फार्मूला का नाम देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जांपल लेना चाहें, अच्छा यहाँ पर एक और बात भी है कि अगर आपने मतलब एक कंपाउंड के एटम्स के दरमियान सादा अददी निस्बत निकालनी है, सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ रेशो निकालना है, तो उसके लिए तरीकाकार क्या होता है? उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप उस कंपाउंड, यानी कि एक कंपाउंड है, वो कंपाउंड जिन एलिमेंट्स से मिलकर बना है, आप उन एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिख लें, फिर उनके एटम्स की तादाद लिखें। ठीक है जी। अब एटम्स की तादाद लिखने के बाद जो उस तादाद को जिसको आपने लिखा है उसमें से जो सबसे छोटा नंबर है उसको सब पर तकसीम कर दें। जैसे मिसाल के तौर पर हम लिखना चाहते हैं ग्लूकोज का अपना एम्पेरिकल फार्मूला, ग्लूकोज। अब आपने ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करना है। ग्लूकोज जो है उसका केमिकल फार्मूला क्या है? C6H12O6। ठीक है जी। अब ग्लूकोज जो है उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? एक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इनके एटम्स की तादाद आपने लिखनी है। कार्बन के कितने एटम्स हैं? 6। हाइड्रोजन के कितने हैं? 12। ऑक्सीजन के कितने हैं? 6। अब इन तीनों नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर 6 है, तो 6 को आपने सब पर तकसीम कर देना है। ठीक है। 6 1 is 6, 6 2 is 12, 6 1 is 6। तो हमारे पास जो सिंपलेस्ट रेशो आई है वो कितनी है? 1:2:1। ठीक है जी। अब इसको अगर आपने ये तो आपके पास सादा अददी निस्बत आ गई है। ठीक है। अब आपने ग्लूकोज जो है उसका आपने एम्पेरिकल फार्मूला लिखना है, तो उसके लिए फिर आप क्या तरीकाकार अख्तियार करेंगे? अब देखें, हमारे पास कार्बन जो है उसकी अददी निस्बत कितनी है? 1, इसलिए हम यहाँ पर कार्बन का 1 लिखेंगे। 1 चूंकि लिखा नहीं जाता इसलिए कार्बन को ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद दूसरा हमारे पास एलिमेंट है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो है उसके हमारे पास यूँ समझे कितने आइटम्स हैं? सादा अददी निस्बत निकालने के बाद 2 है, तो वो उसको हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। तीसरा हमारे पास कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन, उसके भी कितने आइटम हैं? 1 है। तो हमारे पास सादा अददी निस्बत के बाद जो ग्लूकोज है उसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या बनेगा? CH2O। तो ये हमारे पास ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला है। अच्छा, इस तरह एक और मिसाल हम ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है बेंजीन। बेंजीन, अब बेंजीन जो है इसका केमिकल फार्मूला है C6H6। ठीक है। अब देखें, वही तरीकाकार अपनाएंगे। इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन के कितने एटम हैं? 6। हाइड्रोजन के भी कितने हैं? 6। तो यहाँ पर 6 ही सेम नंबर है। ठीक है। 6 को आपने दोनों तरफ तकसीम कर देना है। 6 कम 6, 6 कम 6। अब हमारे पास कितनी रेशो आई है? सादा तरीन अददी निस्बत कितनी आई है? 1:1, यानी हमारे पास कार्बन कितने हैं? 1। हाइड्रोजन भी कितने हैं? 1। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा? CH। तो हमारे पास बेंजीन जो है उसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? CH। अच्छा, इस तरह एक तीसरी मिसाल भी हम समझ लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है इसका फार्मूला है H2O2। अब फिर आपने वही तरीकाकार इस्तेमाल करना है। हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। ऑक्सीजन के भी कितने एटम हैं? 2।
आप दो को दोनों तरफ तकसीम कर देंगे, हमारे पास सादा निस्बत सिंपलेस्ट रेशो कितनी आएगी, 1:1, यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन भी एक है, ऑक्सीजन भी एक है, एक लिखा नहीं जाता, इसलिए फार्मूला क्या बनेगा, HO। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन रहा है, HO। अच्छा याद रखिए यहाँ पर कि हम ये जो फार्मूला लिख रहे हैं, ये हमने जो एम्पिरिकल फार्मूला लिखे हैं अब तक, यानी कि ग्लूकोज का लिखा है हमने, इसके अलावा बेंजीन का लिखा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स का ये हमने फार्मूला लिखने का तरीका, एम्पिरिकल फार्मूला लिखने का तरीका पढ़ा है। अब उसके बाद याद रखिए कि कुछ ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड्स भी हैं जिनका केमिकल फार्मूला ही उनका एम्पिरिकल फार्मूला होता है, यानी जो उनका केमिकल फार्मूला होगा वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम वाटर के एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, पानी की मिसाल ले लेते हैं। पानी का फार्मूला क्या है, H2O, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2, ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके कितने एटम होंगे, 1। अब इन दोनों में से जो छोटा अदद है वो कौन सा है, 1 है। 1 को दोनों तरफ तकसीम कर दें, 1 एकम 1, 1 दूने 2, सादा तनी निस्बत भी कितनी आती है, 2:1, यानी हाइड्रोजन कितने होंगे हमारे पास, 2, ऑक्सीजन कितने होंगे, 1। तो 1 लिखा नहीं जाता, फार्मूला क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अब देखें पानी जो है उसका केमिकल फार्मूला भी H2O है और उसका एम्पिरिकल फार्मूला भी H2O है। तो बहुत सारे ऐसे फार्मूला है। एक और मिसाल भी हम समझ लेते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल है सैंड की, सिलिका, रेत जिसे कहा जाता है। अब रेत जो है उसका केमिकल फार्मूला SiO2 है, ठीक है जी। सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी इसे कहा जाता है। अब देखें सिलिकॉन डाइऑक्साइड में कौन कौन से एलिमेंट हैं, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। सिलिकॉन के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब है इसके कितने एटम हैं, 1। ऑक्सीजन के साथ क्या है, 2, इसका मतलब ऑक्सीजन के कितने एटम है यहाँ पर, 2। अब इन दोनों में से छोटा अदद कौन सा है, 1। 1 को दोनों तरफ तकसीम कर दें, 1 एकम 1, 1 दूने 2, सादा तरीन निस्बत कितनी आ गई है, 1:2, यानी कि सिलिकॉन हमारे पास कितने होंगे, 1 लिखा नहीं जाएगा। ऑक्सीजन हमारे पास कितने होंगे, 2, वो इसके सैंपल के नीचे लिख देंगे, फार्मूला क्या बन जाएगा, SiO2। अब देखें सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है उसका केमिकल फार्मूला भी SiO2 है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला भी SiO2 है। तो बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं, बहुत सारे ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं जिनका केमिकल फार्मूला, जिनका केमिकल फार्मूला ही उनका क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला होता है। अच्छा, जब हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, आप पढ़ चुके हैं, पहले भी हमने इसके मुतालिक बात की थी कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये आयन से मिलकर बने होते हैं। किन आयन से, अपोजिट आयन से, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से, ठीक है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं, चूंकि ये मुखालिफ चार्जेस हैं, इसलिए इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। इस अट्रैक्शन की बदौलत ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं ये एक दूसरे को कशिश करते हैं और एक दूसरे के साथ ये जुड़कर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हैं, 7 तरफी क्रिस्टल लेटस बनाते हैं, जिसमें हर किनारा दूसरे किनारे के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब ये जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, अब जैसे आपने इससे पहले कोवेलेंट कंपाउंड्स पढ़े, अब कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं, एलिमेंट के एटम से बने होते हैं, जबकि ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं, आयंस से मिलकर बने होते हैं। अब ये आयंस जो होते हैं इनके दरमियान होती ही सिंपलेस्ट रेशो है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमने टेबल साल्ट का फार्मूला लिखना है, एम्पेरिकल फार्मूला, तो टेबल साल्ट जो है उसका केमिकल फार्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड जो है वो किससे मिलकर बना है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आयनिक कंपाउंड्स आयन से मिलकर बने हैं, इन आयंस के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो होती है, ठीक है, ऑलरेडी पहले से ही इनके दरमियान सिंपलेस्ट रेशो होती है। अब देखिए सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से मिलकर बना है। सोडियम के कितने आयन है, 1, क्लोराइड कितने आयन है, 1 है। अब इनके दरमियान सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, सिंपलेस्ट रेशो 1:1 की है। इसका मतलब है हमारे पास सोडियम भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है, फार्मूला क्या बन जाएगा, NaCl। आप इस तरह पोटाशियम ब्रोमाइड का लिख सकते हैं KBr, पोटाशियम क्लोराइड का लिख सकते हैं KCl, इस तरह, ठीक है जी। उसके बाद जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने एक पॉइंट लिखा है कि आयनिक कंपाउंड्स जो हैं उनके दरअसल होते ही एम्पिरिकल फार्मूलाज होते हैं, ठीक है, उनके सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूले होते हैं। वजह क्या है, क्योंकि उनके आयंस के दरमियान पहले से ही सादा निस्बत होती है, सादा अददी निस्बत की वजह से उनके सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूलाज होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर एक और बात भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको जहर करने के लिए आप जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने ये सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, इसको जहर करने के लिए आपने क्या फार्मूला इस्तेमाल किया, NaCl,
ठीक है। पोटाशियम ब्रोमाइड जो है ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसको जहर करने के लिए आपने कौन सा फार्मूला यूज किया, KBr। पोटाशियम क्लोराइड को आपने जहर करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया, KCl। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनको उनकी नुमाइंदगी करने के लिए, उनको जहर करने के लिए आप जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं उसे आप नाम देते हैं फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट का नाम दे जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा मॉलिक्यूल के मुतालिक पढ़ लेते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है। अब आपने पढ़ा हुआ है कि मॉलिक्यूल जो है ये उस वक्त बनता है जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ केमिकली तौर पर रिएक्ट करते हैं, केमिकली तौर पर कंबाइन होते हैं। तो मॉलिक्यूल जो है उसकी हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में कीमियाई तौर पर मिलते हैं तो बनने वाली शय मॉलिक्यूल कहलाती है, ठीक है। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलाप करते हैं तो उससे मॉलिक्यूल बनते हैं। मॉलिक्यूल जो होते हैं इनको जहर करने के लिए, इनकी नुमाइंदगी करने के लिए आप जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं उसे आप नाम देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी कि एक मॉलिक्यूल को जहर करने के लिए, एक मॉलिक्यूल की नुमाइंदगी करने के लिए जो आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे उसे आप क्या नाम देंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला का नाम देंगे। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो अपने अंदर चूंकि वो मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना हुआ है तो उसको जहर करने वाला फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो एक मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनकी हकीकी तादाद को ये फार्मूला जहर करता है। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में एटम्स की हकीकी तादाद को जहर करने वाला फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है इसको आप इंपिरिकल फार्मूला से भी अखज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक कुलिया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू इंपिरिकल फार्मूला इंटू n, ठीक है जी। अब यहाँ पर n जो है ये नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है जी, 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। अब ये n जो है इसकी तादाद आपने कैसे मालूम करनी है, आपको कैसे पता चलो इंपिरिकल फार्मूला तो आपको पता होगा, आप इंपिरिकल फार्मूला दर्ज कर लेंगे, लेकिन n की तादाद आप कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास एक कुलिया है n इज इक्वल टू मोलर मास बटा इंपिरिकल फार्मूला मास। यानी कि आप जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना चाह रहे हैं आप उसका मोलर मास लेंगे, उसका इंपिरिकल फार्मूला मास लेंगे, उसको तकसीम करेंगे, आपके पास n की तादाद आ जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर हमें कहा जाता है कि हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करें। अब हमने ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम यही मसावात इस्तेमाल करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर है इंपिरिकल फार्मूला इंटू n। अब ग्लूकोज का इंपिरिकल फार्मूला तो हमें पता है CH2O। अब n जो है ये हमें खुद फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए फिर हम ये कुलिया इस्तेमाल करेंगे n इज इक्वल टू mm ओवर यानी मोलर मास बटा इंपिरिकल फार्मूला मास। मोलर मास हमारे पास ग्लूकोज का है तकरीबन जी 180 और हमारे पास ग्लूकोज का जो इंपिरिकल फार्मूला मास है वो हम देख लेते हैं, CH2O इंपिरिकल फार्मूला है। अब यहाँ पर आप अलग-अलग कर लें कौन कौन से एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन जो है इसके कितने एटम्स हैं, एक एटम है, हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का भी 1 है। अब एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, हमारे पास कार्बन के 1 एटम है, 12 एकम 12, ठीक है, जमा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, टोटल कितने हाइड्रोजन के एटम हैं 2, 2 एकम 2, जमा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, हमारे पास एक ही एटम है 16 एकम 16। इनको आप जमा करेंगे ये हमारे पास कितना जवाब आ रहा है 30। तो हमारे पास जो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का हमारे पास जो इंपिरिकल फार्मूला मास है वो कितना है जी 30 है, 30 है। तो हम क्या करेंगे 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 इज़ 3, 3 6 आर 18, ठीक है जी। तो हमारे पास n जो है उसकी तादाद नंबर कितना आया है 6 है। अब n का नंबर जो है वो यहाँ पर हम पुट करेंगे 6 है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे इस 6 को अंदर ज़रब करेंगे ब्रैकेट के अंदर मौजूद एलिमेंट्स के एटम्स की तादाद के साथ, ठीक है। अब यहाँ कार्बन के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब है कार्बन के कितने एटम हैं 1, 6 को जब ज़रब करेंगे तो 6 कम 6 तो कितने हमारे पास कार्बन हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। उसके बाद हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन के कितने एटम हैं 2, जब 6 के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे वो कितने हो जाएंगे 12। उसके बाद ऑक्सीजन के भी कितने एटम हैं 1, जब उसको 6 के साथ आप ज़रब करेंगे वो कितने हो जाएंगे 6। तो हमारे पास ग्लूकोज जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना आ गया है C6H12O6। इस तरह बेंजीन का भी मालूम कर सकते हैं, बेंजीन के लिए भी N की कीमत 6 होगी। हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी आप मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर सकते हैं, आप उसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे। N की कीमत हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए 2 है, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास